हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। चलिए सर, पिछली क्लास के अंदर हमने अपना मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस करे थे और इस क्लास के अंदर मैं आपको नवा टॉपिक कराऊंगा इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर। सर अभी इसके अंदर टॉपिक बाकी है। मैंने कहा हाँ जी, अब जोन से टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ पेपर में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर ही पेपर में देखे गए हैं वो टॉपिक्स, लेकिन पेपर अपना क्या बोलते हैं चैप्टर का पार्ट है तो हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है सर? हाँ जी सर, क्योंकि हम पहली बार सिलेबस कर रहे हैं तो चाहे चीज़ इंपॉर्टेंट हो या अनइम्पॉर्टेंट हो, एक बार तो वो करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ नहीं पता होता। एग्जामिनर अगर इस चैप्टर में से यही टॉपिक पाना चाहे वैसे तो आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन क्या होता है सर, पेपर के अंदर एक दो क्वेश्चन जो उनसे ऐसे आते हैं जो मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कभी कर। वो अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है सर, ये नहीं कि वो सिलेबस से बाहर आ गए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गए, वो इसलिए अनएक्सपेक्टेड लगते हैं क्योंकि वो टॉपिक्स अनइम्पॉर्टेंट में से पा देता है। ठीक है? और बच्चों की आदत क्या होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने की, तो पहली बार जब हम सिलेबस करेंगे ना तो उसके अंदर तो एक बार आपको सारी चीज़ें करवा दें, ताकि आप हमें ये ना कह सके सर आपके नोट से या आपके सिलेबस से बाहर आ गया। ठीक है ना? तो पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपके करे हुए ही आएंगे। ठीक है? चलो सर, जो आज का टॉपिक है वो है सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या नाम है सर? टॉपिक का नाम है, बस इसके अंदर एक ही टॉपिक है, आखिरी है। ठीक है? एक छोटा सा और है, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा आपको जब मैं शेयर्स वाला चैप्टर कराऊंगा ना उसके साथ। सर क्यों? क्योंकि सर उसके पीछे एक कारण है, उसके अंदर मेरे को बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन सिखानी है और वो मैं शेयर्स के चैप्टर के साथ और जो आपकी थर्ड वॉल्यूम है ना उसके साथ सिखाता हूँ बैलेंस शीट। तब आपको वो चीज़ समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी। ठीक है सर? क्योंकि वो इतना ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे उसको लेना नहीं चाहता। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी कौन सा टॉपिक कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस बार चांसेस है आने के, लेकिन आज तक अभी आया नहीं है इस टॉपिक में से। ठीक है? तो हम ये मान के चलते हैं अगर एग्जामिनर ने इस बार कुछ अलग करना हो, ठीक है, इससे अनएक्सपेक्टेड पाना, तो यहाँ से पा सकता है टॉपिक में से। ठीक है? तो टॉपिक का नाम क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है जी, टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लिखना मेरे साथ। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, मैं टॉपिक का नाम लिखवा रहा हूँ अभी, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है सर? हाँ जी सर, लिखवा दो। लिखो सर, टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हर क्लास के अंदर कहता हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपके पास क्लास नहीं पहुँचती है ना, उसमें से 99% कारण यही हो सकता है कि आपने होमवर्क नहीं भेजा होगा, कोई भी पेंडिंग, क्योंकि मेरे को सारों के पेंडिंग होमवर्क याद रहते हैं कि कौन से बच्चे ने कौन सी क्लास को होमवर्क भेजा और कौन सा नहीं भेजा। तो 99% कारण यही होता है कि आपने होमवर्क नहीं भेजा होगा। वैसे ऐसा होता नहीं कि किसी को मैं गलती से क्लास भेजनी भूल जाऊँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर सब फीड होता है, उसके अंदर उसको मालूम होता है कि इसको क्लास भेजनी है। ठीक है? हाँ, इंडिकेशन मेरे को देनी पड़ती है कि इस बंदे का होमवर्क आया है, इसको भेजनी है नहीं भेजनी है। ठीक है? बहुत रेयर होता है कि आपकी क्लास में भेजनी भूल जाऊँ। हाँ, कल इसलिए थोड़ी लेट हो गई, आज वो सुबह इसलिए क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू था, नेट की प्रॉब्लम थी, और दूसरा टेक्निकल इशू था सॉफ्टवेयर के अंदर, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी। इसलिए मैंने रिकॉर्ड तो कर ली थी क्लास टाइमली, लेकिन उसको भेजने में टाइम लग गया। ठीक है? चलो, वो इशू रिजॉल्व हो गया है, आपके पास सुबह आ गई थी, और ये वाली क्लास जो आप देख रहे हो ये भी टाइमली आ गई है आपके पास। ठीक है? अब ये बात ध्यान रखना, अगर किसी के पास क्लास नहीं पहुंच रही टाइमली, ठीक है, या क्लास उस दिन सेम डे नहीं आई, तो उसके पीछे कारण होगा कि आपने कोई होमवर्क पेंडिंग छोड़ा हुआ होगा पिछली क्लास का। मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर दूं सर, अब मैंने तो ये रूल बना दिया जिसकी 3 से 4 बार अगर क्लास मिस होगी ना, जिसने मेरे को रेगुलर नहीं भेजा, तो फिर मैं उसके बाद आगे क्लासेस भेजूंगा ही नहीं। आपसे फिर अपने पेरेंट्स से बात करवाना मेरी। ठीक है सर? हाँ जी सर। चलो, मैं उनके साथ, वो कहते हैं ना फोन आ फ्रेंड, वो केबीसी के अंदर, वैसे उनसे बात करूंगा एक बार, मैं फिर उनसे हेल्प लूंगा कि क्या करना चाहिए आपके बच्चे का। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है सर? टॉपिक का नाम है। मेरे साथ टॉपिक को समझना होता है क्या, इसकी एंट्रीज मैं पहले बाद में लिखाऊंगा, पहले आपको समझाता हूँ सर होता क्या। देखना सर, मैं चकता हूँ रफ शीट। लो सर, देखो सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता क्या सर? आपको पता होगा हम डिबेंचर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होगा डिबेंचर्स के आगे कुछ परसेंटेज लिखी होती है। हाँ जी सर, जैसे मैं यहाँ पे 10% लिख लूँ। सर इस 10% का मतलब क्या होता है? सर डिबेंचर्स के आगे जो परसेंटेज लगी हुई है, मैंने आपको बताया था कि ये वो परसेंटेज होती है कि डिबेंचर्स को इतने % इंटरेस्ट देना है सर, इंटरेस्ट देना है। मैंने कहा हाँ जी। याद करो, जब मैंने आपको चैप्टर शुरू कराया था, आपको बताया था कि डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर किसको इशू करते हैं सर? डिबेंचर होल्डर्स को। डीएच का मतलब डिबेंचर होल्डर्स। अब इस डिबेंचर होल्डर से किसने पैसे लिए हैं सर? इस डिबेंचर होल्डर्स ने किसको पैसे दिए हैं सर? कंपनी को पैसे दिए हैं। ये कंपनी को पैसे दिए हैं। अब कंपनी को जो पैसे दिए हैं, अपने पैसे कमाई के किसको दिए? डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को। तो कंपनी इनको रिटर्न में कुछ देगी भी तो सही, तभी तो पैसे दिए हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप बैंक के पास जाते हो और बैंक से एफडी परचेज करके आते हो,
तो बैंक को क्या कहोगे, ये लो सर हमारे 1 लाख रुपए रख दो, आप अपने पास संभाल के रखो, जब हमारा मन होएगा हम आके तब निकाल के चले जाएंगे, ऐसे होता है? नहीं सर। हम क्या करते हैं सर, अगर हमने बैंक के पास ही फ्री फोकट में रखने हैं तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा अपने घर पे रख लो फिर, ठीक है ना, बैंक के पास जाने की क्या जरूरत है। नहीं सर, हम क्या करते हैं सर, हम एक काम करते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक को कहते हैं सर ये लो हमने ना 1 लाख रुपए की एफडी परचेज करनी है, और जो हमने 1 लाख की एफडी परचेज करनी है ना सर, उस 1 लाख की एफडी को परचेज करने के बदले आप हमें कितना रिटर्न दोगे। तो बैंक कहते हैं सर अगर आप हमारे पास 1 लाख रुपए की एफडी करवाओगे ना तो हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे, मतलब 1 लाख के बदले में 8,000 रुपये देंगे। बात समझ गए, 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपीज़ का 8% कितना हुआ, 8,000। तो सर वो 8% इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, तो रिटर्न में कुछ आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एफडी के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट। इसी तरीके से जो डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को डिबेंचर्स के पैसे दिए थे उसके बदले में कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को क्या देती है सर, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को देती है इंटरेस्ट। क्या देती है सर, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को, ये डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी क्या देती है सर, इंटरेस्ट देती है। कितना इंटरेस्ट देती है, जो सर पहले तय हुआ था, कितना तय हुआ था, मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स के आगे औकात लिखी होती है उनकी, कितना, 10%। अच्छा सर, ये 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जितने के वो डिबेंचर्स खरीदेंगे उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब मेन मजे की बात ये आती है सर, ये 10% कितने टाइम पीरियड का मिलेगा और कौन सी अमाउंट के ऊपर मिलेगा। क्या कहा मैंने सर, बात ये है कि ये जो 10% मिलेगा इंटरेस्ट, ये कितने टाइम पीरियड का मिलेगा, यानी कि कितना टाइम पीरियड होगा, ठीक है, पहली चर्चा मैंने ये करनी है। दूसरी चीज़, कौन सी अमाउंट पे मिलेगा, ठीक है, मैं आपको ये करके समझाता हूँ फिर। देखो सर, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, नाम क्या कि 10% लिखा हुआ है ना सर, ये पर एनम होता है, अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड। वैसे तो हर बार क्या होता है, मैंने एक वर्ड बोला है अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड, मतलब जब तक क्वेश्चन में ना बताया हो आपने हमेशा इसको 10% जो नाम के आगे लिखा होगा इसको पर एनम मानना है, अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड। मैं लिख भी देता हूँ, अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड। वैसे तो ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको काम, जो अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको सिर्फ 12th क्लास के बेसिस पे नहीं पढ़ा रहा, आपको हायर नॉलेज भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप फ्यूचर में भी आप चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि आपका क्लास छोटी है तो आपको हमेशा जो परसेंटेज दी होगी, चाहे पर एनम वर्ड आगे यूज़ करा हो या ना यूज़ करा हो, आप समझ लेना ये जो नाम के आगे 10% लिखा हुआ है सर, ये 10% का मतलब क्या है, ये 10% पर एनम है। क्या है सर, 10% पर एनम है। बात क्लियर है, हाँ जी सर। तो मतलब सर ये जो 10% दिया होगा ये मतलब पर एनम है, यानी कि आपने पर एनम का मतलब क्या होता है, पर साल का, मतलब पूरे पूरे में बड़ी की मात्रा पूरे साल का। अब हिंदी लिखे हुए इतना टाइम होगा ना, पूरे साल का, ठीक है, बड़े की आने बड़े की लिखना ना, पूरे साल का, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, पूरे साल का मतलब पूरे होल ईयर का है 10%। बात क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। अगली चीज़, अच्छा सर मतलब 10% जो हम ब्याज देंगे यानी कि इंटरेस्ट देंगे वो पूरे साल का देंगे, ठीक है सर, हम इतनी बात समझ आती है। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को फीस कैसे देते हो सर, आप पर एनम देते हो या पर मंथ बेसिस पे देते हो। सर हम आपको पर मंथ बेसिस पे देते हैं, मतलब हर महीने देते हैं, लेकिन पर एनम का मतलब क्या होता है कि एक ही बार, मतलब एक बार, मतलब पूरे साल की फीस आप एक ही बार दे दोगे तो उसे मैं पर एनम बोलूँगा। बात क्लियर है, तो डिबेंचर होल्डर को पर एनम बेसिस पे पैसे मिलते हैं। बात क्लियर होगी इतनी, हाँ जी सर क्लियर होगी। चलो अच्छा सर, और क्या होता है सर, होता है ऐसा है, क्वेश्चन के अंदर ना ऐसा लिखा होगा, कंपनी 10% इंटरेस्ट तो दे रही है पूरे साल का, फुल ईयर का, लेकिन कंपनी ना ये फुल ईयर का इंटरेस्ट ना टुकड़ों में देती है। क्या देती है सर, टुकड़ों में, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में। कैसे देती है सर, इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में देती है। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। कंपनी क्या करती है, ज़्यादातर कंपनी, सारी कंपनी लगभग क्या करती हैं, इसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स बनाती हैं। आपको पता है आपके साल अगर कितने महीनों का होता है सर, फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है, हाँ जी सर। आपको पता है हाफ ईयर आता है साल में, हाँ जी सर। अगर आपका ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, तो हाफ ईयर कहाँ पे आता है सर, 30 सितंबर को। फिर अगला हाफ ईयर कब आता है सर, 31 मार्च को। बात क्लियर है, तो कंपनी पहले हाफ ईयर पे देती है इंटरेस्ट और दूसरे हाफ ईयर पे देती है। मतलब कंपनी ये 10% एक बार इकट्ठा नहीं देती। कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर हम इकट्ठा देंगे तो हमारे दिमाग पे बर्डन होगा, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हम कैसे देंगे, तो हम क्या करते हैं, टुकड़ों में देते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। बात क्लियर होगी, हाँ जी सर, 2 इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। तो 2 इंस्टॉलमेंट्स इसके अंदर कौन सी तय करी सर कंपनी ने, सर कंपनी ने तय करी कि हम पहले हाफ ईयर पे देंगे, यानी कि 30 सितंबर को देंगे। ये जो मैं डेट बता रहा हूँ ये आपकी कॉपी बेस्ड क्वेश्चन में भी होंगी,
क्योंकि वो फर्स्ट हाफ ईयर 30 सितंबर को होता है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे समझते हैं सर फर्स्ट हाफ ईयर तो 30 जून को होता है, नलायकों फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से समझना। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और उसका फर्स्ट हाफ ईयर 30 सितंबर को खत्म होएगा। काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। हाफ ईयर हो गया 30 सितंबर को, और अगला हाफ ईयर कब होएगा? 31 मार्च को। तो अगला हाफ ईयर होगा सर 31 मार्च को। तो कंपनी इन 2 डेट्स पे क्या देती है? इंटरेस्ट देती है सर, यानी कि 10% यहाँ पे भी देगी, 10% यहाँ पे देगी। मैंने कहा ना, ये गलती ना कर देना। 10% तो पूरे साल का है, लेकिन अगर उसको 2 टुकड़ों में बांटा जाए तो कंपनी यहाँ पे 5% देगी और यहाँ पे 5% देगी, तभी तो दोनों का टोटल करोगे पूरे साल का 10% बना। ओह, बात ये है सर। मैंने कहा हाँ जी। तो क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान से पढ़ना, कंपनी जब भी डिबेंचर के आगे परसेंटेज लिखेगी तो परसेंटेज का मतलब तो क्या है? पर एनम। परसेंटेज का मतलब क्या है सर? ये पूरे साल की पर एनम है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना सर, ये परसेंटेज जोन सी है, क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है कि जो हमने इंटरेस्ट देना है वो एनुअल बेसिस पे देना है, यानी कि 1 साल का इकट्ठे ही देना है, तो या फिर हाफ ईयर बेसिस पे देना है। ये बात का ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। मैं आपको बता दूं 99% केसेस के अंदर कंपनी क्या कराएगी? आपसे ये वाला काम कराएगी। और कभी कभार तो कंपनी ये काम करवाती है आपसे, इस टाइम पे नहीं करवाएगी, वो बीकॉम लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे नहीं पूछा जाता, या फिर सीए लेवल पे पूछा जाता है। कंपनी बच्चों को वहाँ पे कैसे परेशान करती है? क्योंकि सर हायर लेवल नॉलेज है, वहाँ पे तो बच्चों को परेशान करेंगे तभी तो नंबर देंगे ना। वहाँ पे क्वार्टर्स बना देती है। आपको पता है साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर 4 क्वार्टर होते हैं साल में। मतलब पहला क्वार्टर कब आता है सर? 30 जून, फिर अगला 30 सितंबर, फिर कब आता है? 31 दिसंबर, फिर 31 मार्च। इस डेट पे मतलब कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स कर देती है इंटरेस्ट की। बात क्लियर? क्वेश्चन तो जो मर्जी बना लो, कंपनी चाहे तो 1 महीने का इंटरेस्ट भी दे दे। बात क्लियर है? तो इस हिसाब से इंटरेस्ट पड़वाती है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा मुश्किल सीखने की जरूरत नहीं है। आपने मुश्किल कुछ नहीं है सर, यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर दिए इसको 10 को, वहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, मतलब कंपनी 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5% देगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लॉजिक है सर। बस आप यहाँ पे जो एंट्री 2 बार पा रहे हो वहाँ पे 4 बार पाओगे, बस इतना सा फर्क है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। अगर कंपनी कह दे कि क्वेश्चन में एक ही बार हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो एक ही बार एंट्री पूरे 10% से पड़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब है साल को ना चेंज करना ना, पूरे साल में देना तो 10% ही है, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट्स कर दी। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर, क्लियर होगी। मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देंगे तो हम 10% ही, जो औकात के आगे यानी कि नाम के आगे लिखा हुआ है 10%, लेकिन ये देखना है कंपनी इंस्टॉलमेंट्स कितने पीरियड की बनाती है। हाफ ईयर की बना रही है, पर एनम बेसिस पे यानी कि पूरे साल की एक ही बार देगी, या हाफ ईयर बेसिस पे देगी, या फिर किस पे देगी सर? क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि 4 बार। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर, क्लियर होगी। तो हमें ये समझ आ गया, देना तो इतना ही है जितना नाम के आगे लिखा है। अब क्वेश्चन में हमने पढ़ना है कि हाफ ईयर दे रहे हो तो हाफ ईयर कहाँ पे होते हैं, आपने हमें डेट बता दी। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। तो पहली बात तो थी सर इंटरेस्ट देना कितना है, टाइम पीरियड कितना है, 10% देना है, और टाइम पीरियड हमें पता चल गया। अगर हाफ ईयर देना है तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब जितना होएगा। इसके ऊपर देना पूरे साल का 10%, ये इंडिकेट करना है सर 30 सितंबर को देना है और 31 मार्च को कितना देना है। ठीक है सर? हाँ जी सर। अब आपने हमें सर अगली अमाउंट सिखानी है सर, ये कौन सी अमाउंट पे देंगे, किस अमाउंट पे देंगे। ठीक है, विच अमाउंट, मतलब ये जो इंटरेस्ट देंगे विच अमाउंट। सर जितने डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए उतने पे दे देंगे। मैंने कहा ना, जितने पैसे लिए उतने नहीं देने सर। किस पे देना है सर? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ओ, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, एफ का मतलब फेस वैल्यू। मैं पूरा लिख दूँ? हाँ जी सर, आप पूरा लिख दो, ऐसे फिर समझ नहीं आएगा। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस पे देना है आपने सर? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। किस पे देना है सर? ये देना है फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स पे। इंटरेस्ट किस पे देना है सर? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स पे। ओके सर, यानी कि जो इंटरेस्ट देना है वो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स पे देना है। हाँ जी सर, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इंटरेस्ट देना है, जो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स पे देना है। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है सर? ओरिजिनल वैल्यू। ये भी पता है आपको? हाँ जी सर, हमें पता है। फेस वैल्यू क्या होती है सर? ओरिजिनल वैल्यू होती है। सर ये जो फेस वैल्यू पे आपने इंटरेस्ट देना है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, चाहे आपने डिबेंचर्स पार पे इशू करे हो, चाहे आपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू करे हो, चाहे डिबेंचर्स आपने डिस्काउंट पे इशू करे हो। आई रिपीट, चाहे आपने डिबेंचर्स पार पे इशू करे हो, चाहे आपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू करे हो, चाहे आपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे क्यों ना इशू करे हो, आप हमेशा जो इंटरेस्ट पे करोगे वो किस पे पे करोगे? फेस वैल्यू पे। किस पे करोगे? फेस वैल्यू पे। ठीक है जी। कैसे सर? देखो, अगर कंपनी 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये पे इशू करती है, ये कौन सा केस हो गया? पार का। याद आ गया? हाँ जी सर, कंपनी ने पार पे इशू करे।
ठीक है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं, मैं रफ शीट पे ही लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने फेयर पे एंट्री सिखानी है आपको। सपोज करो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे ध्यान से देखना, कंपनी ने 1000 डिबेंचर इशू करे। ठीक है, कंपनी ने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करे, 1000 डिबेंचर इशू करे, और ये 10% वाले डिबेंचर्स हैं, और कंपनी ने 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है उसकी, 100 रुपीज़ का डिबेंचर 100 रुपीज़ में ही इशू करा, मतलब पार पे इशू करा। तो इंटरेस्ट कितने पे दोगे सर, फेस वैल्यू आपको पता है 100 रुपीज़, यानी कि पहले अमाउंट निकालो, 1000 डिबेंचर और 100 रुपये का डिबेंचर है, तो आपने उनसे कितने पैसे लिए थे सर, 1 लाख रुपये। 10% कितना हो गया सर, मतलब आपको पर एनम यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट कितना देना, 10,000 रुपये। इतनी बात क्लियर होगी, ये तो बहुत आसान केस था। अब देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, 1000 ही, कितने परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट देना सर, 10%। लेकिन कंपनी ने 100 रुपये वाला, जिस डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये थी, उसको इशू करा था डिस्काउंट प्रीमियम पे। किस पे इशू करा था सर, प्रीमियम पे। ठीक है जी, यानी कि 10 रुपये के प्रीमियम पे, यानी कि डिबेंचर होल्डर से कितने पैसे लिए होंगे, 110 रुपये। अब मेरे को एक बात बताओ, इस डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कितने पे दोगे, जितने पैसे उससे लिए हैं उस पे दोगे, बताओ क्या इस पे, इस अमाउंट पे दोगे उसको इंटरेस्ट, बताओ 1,10,000 रुपये पे दोगे। मैंने कहा ना, ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा अभी, साफ साफ फेस वैल्यू पे देना है, चाहे केस जो मर्जी हो, चाहे प्रीमियम पे इशू करे हो, डिस्काउंट पे करे हो, पार पे इशू करे हो, आपने सिंपल सा लॉजिक लगाना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और उस पर परसेंटेज लगानी है। एक मंत्र याद रख लेना। सर क्या कहा आपने, मैंने कहा जी नंबर ऑफ डिबेंचर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है सर, फेस वैल्यू से, और ये जो अमाउंट आएगी इसके ऊपर परसेंटेज लगा देनी है। किसकी परसेंटेज लगा देनी है सर, इंटरेस्ट की, बस दैट्स इट। इतना सा अगर आपने काम कर लिया, आपने इंटरेस्ट बिल्कुल सही कैलकुलेट कर दिया। अगर किसी और के बहकावे में किसी और बात के पीछे आ गए तो बस गलत कर दोगे क्वेश्चन। मेरी इतनी सी बात याद रख लेना। सर ये फेस वैल्यू पे क्यों कहते हैं हम, सर फेस वैल्यू पे इस पे देते हैं हम, ओरिजिनल अमाउंट पे हमेशा इंटरेस्ट देते हैं। कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने प्रीमियम पे इशू करें, पार पे करें या फिर डिस्काउंट पे इशू करें। कंपनी हमेशा फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू पे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। बात क्लियर होगी, हाँ जी सर। चलो अच्छा, मैं एक और केस करा दूं। बच्चे कहेंगे सर आपने वो डिस्काउंट वाला नहीं बताया। मैंने कहा अगर 100 का डिबेंचर 90 में इशू करा है तो अब 1000 इंटू 90 पे ना इशू हम दे सकते, इस पे ना देना शुरू कर देना। किस पे दोगे, 100 रुपीज़ पे दोगे। हमेशा किस पे दोगे, फेस वैल्यू पे, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू, चाहे केस पार का हो प्रीमियम का। यहाँ पे भी मैंने किस पे दिया, 1000 इंटू 100 करा, चाहे प्रीमियम का केस था। यहाँ पे 1000 इंटू 100 10%, कितना आया सर, 10,000। मतलब तीनों केसेस, चाहे पार का केस हो, प्रीमियम का हो, डिस्काउंट का हो, आपने देना 1 लाख रुपए के ऊपर ही है इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि सर ये फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू पे ही हमेशा इंटरेस्ट दिया जाता है। बात क्लियर होगी, हाँ जी सर क्लियर होगी। चलो तो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर कर दी सर, आपको कौन सी अमाउंट पे देना है, ठीक है, और कौन से टाइम पीरियड में देना है। बात क्लियर है, हाँ जी सर समझ आ गया। चलो अब मैं आपको इसकी एंट्रीज भी पहले रफ में सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको फेयर में लिखवा दूंगा, ठीक है जी, हाँ जी सर। चलो देखो सर होता क्या है सर, मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ग्राफ सा पीरियड जो होता है। देखो सर क्या होता है सर, ये कंपनी 1 अप्रैल को साल शुरू करती है, 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, और साल ख़त्म कब होता है सर, 31 मार्च 2017 को। चलते चलते डेट आती है, इस दिन पे हम क्या करते हैं सर, इस दिन पे सपोज करो कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, कंपनी ने क्या करे, डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है। कितने डिबेंचर इशू करे, 1000 डिबेंचर्स इशू करे, और डिबेंचर्स की परसेंटेज कितनी है सर, 10%, ठीक है। फेस वैल्यू जिसकी कितनी है सर, 100 रुपये, और इशू करे कितने रुपए के, 10% प्रीमियम यानी कि 110 रुपये की, यानी कि इशू प्राइस कितना है, 110। 110 का मतलब प्रीमियम पे इशू करें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको, ठीक है। चलो अब कंपनी कहती है कि हम इसको 10% इंटरेस्ट देंगे, और इंटरेस्ट क्या देंगे, हाफ ईयर पे, मतलब ये पर एनम तो है लेकिन हम क्या देंगे, एवरी हाफ ईयर पे देंगे, एवरी हाफ ईयर पे बेसिस पे इंटरेस्ट देंगे। देखो ये जो 10% नाम क्या के लिखा हुआ, ये तो पूरे साल का है ही है, लेकिन इंटरेस्ट की डेट्स कौन सी कंपनी डिसाइड करनी है, एवरी हाफ ईयर बेसिस, मतलब हर साल के
आधे के बीच में, मतलब हर आधे साल के बाद यानी कि हाफ ईयर के बाद हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। मेरे को बताओ एक साल के अंदर कितने हाफ ईयर्स होते हैं? सर एक साल के अंदर 2 हाफ ईयर्स होते हैं। कैसे पता चला? सर आप मेरे को बताओ कितने महीनों का साल होता है? सर 12 महीनों का साल होता है, उसका हाफ करोगे तो कितने आएंगे? सर हाफ का मतलब 1/2 होता है ना, तो 6 मंथ्स आएंगे। 1 अप्रैल से लेकर 6 मंथ्स कहाँ पे खत्म होते हैं? सर 1 अप्रैल से लेकर 6 मंथ खत्म होते हैं सर 30 सितंबर को। ठीक है जी, चलते चलते पीरियड ये आता है 30 सितंबर। ठीक है जी, ये पीरियड आता है चलते 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 ये पीरियड आ गया 30 सितंबर। यहाँ पे आके आपने क्या करना है सर? यहाँ पे आके आपने देना है इंटरेस्ट। क्या देना है सर? इंटरेस्ट देना है। क्या पूरा इंटरेस्ट दे दोगे या आधा दोगे? हाफ ईयर का देंगे, इंटरेस्ट देंगे हाफ ईयर का। ठीक है, फिर चलते 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 कौन सी डेट आती है सर? यहाँ पे भी इंटरेस्ट देना है हाफ ईयर का, इंटरेस्ट भी देना है हाफ ईयर का, अगले हाफ ईयर का। ये इस पीरियड का हाफ हो गया, फिर उसके बाद ये पीरियड हाफ हो गया। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। आपको जो इंटरेस्ट देना है वो इतने पीरियड का पहले देना है, हाफ ईयर का, यानी कि 6 मंथ का। ये कितना पीरियड हो गया सर? 6 मंथ्स। और ये क्या हो गया सर? 6 मंथ अगले। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, मैं बिल्कुल लॉजिकल बता रहा हूँ, आप पहले इसको ध्यान से समझना। ठीक है, हाँ जी सर, समझ आ गई। चलो, अब होता क्या है सर, आपको एक मजे की बात बताऊं। होता क्या है, देखो, जब कंपनी इंटरेस्ट दे रही होती है ना, देखो, जब दे रही होती है कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट, ये कंपनी दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर है, इनको इंटरेस्ट दे रही है कंपनी। ये जो कंपनी है, सपोज करो रिलायंस कंपनी है, कंपनी रिलायंस कंपनी डिबेंचर होल्डर को दे रही थी इंटरेस्ट। ठीक है, रिलायंस कंपनी ने कहा ये लो जी, ये लो, ये लो जी, ये लो, इंटरेस्ट पकड़ो। लेकिन होता क्या, इनके बीच में आ जाते हैं मोदी जी, कहते हैं रुको रुको रुको। कौन आ गया सर? सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, यानी कि मोदी जी आ गए। मोदी जी कहते हैं रुको रुको रुको, मेरे होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए तुम इनको कैसे पैसे दोगे? हैं सर, ऐसा क्यों? हाँ जी सर, देखो ऐसा है, कंपनी ना डायरेक्टली क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को इकट्ठे अमाउंट नहीं दे सकती, इसको मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट मना करती है। सर क्यों मना करती है? क्योंकि ना सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सरकार को, ये गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देगी और वो डिबेंचर होल्डर्स, हमें कैसे पता चलेगा वो कितने पैसे कमा रहे हैं? और हो सकता है वो इतने पैसे कमा ले कि हमें इनकम टैक्स ही ना दे, चोरी छुपे से, मतलब चोरी कर ले इनकम टैक्स की। सर ऐसा क्यों? सर ये आपको इनकम टैक्स जब आप बीकॉम लेवल में 3rd ईयर में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे सकता हूँ, पूरा आपको समझाऊंगा, मैं तो आपको समझा दूंगा। मेरे साथ बैठो बीकॉम की क्लासेस के अंदर, जो इनकम टैक्स में पढ़ाता हूँ बीकॉम के अंदर, उनके साथ बैठो और समझो। अगर आपको अभी लेवल पे समझ आती है, वो मुश्किल है थोड़ा, ठीक है, आप खुद समझो। 3rd ईयर यानी कि फाइनल ईयर के अंदर आपको इनकम टैक्स आता है, वो वाली बात अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो टफ हो जाएगी आपके लिए। मेरे लिए तो आसान है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको इतनी नॉलेज दे देता हूँ जिससे आपको ये नॉलेज से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे क्या होएगा, आपको स्कूल में तो TDS पढ़ा दिया जाएगा, मैं कंसेप्ट TDS पे आ रहा हूँ, वहाँ पे कह दिया जाएगा कि टैक्स कटता है, बस आपको इतना बता दिया जाएगा। क्यों करता है, कैसे करता है, वो नॉलेज मैं आपको दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो सर, होता क्या है, कंपनी इनको इंटरेस्ट देती, डायरेक्टली अगर देती, बीच में सरकार ना आती, तो इसको, इनको क्या होता है सर, पैसे मिलते, और ये चुपचाप क्या करते, पैसे जेब में पाते और अपने क्या चले जाते, घर चले जाते। बस वो पैसे जो इन्होंने पैसे कमाए, यानी कि इनकम कमाई, बेसिकली इनके लिए क्या है, ये जो इन्होंने इंटरेस्ट कमाया, ये क्या है सर, इनकम है। क्या है सर, इंटरेस्ट इनके लिए क्या है, इनकम है। और इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है सर, एक्सपेंस है। कंपनी के लिए क्या है सर, एक्सपेंस है। देखो अब मैं आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा ये कंसेप्ट क्यों आया है TDS वाला प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर, क्योंकि हमें चीज़ें प्रैक्टिकली समझ आ जाए ना, फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं है। देखो हुआ क्या सर, अब कंपनी, आपको पता है रिलायंस कंपनी क्या करती है सर, रिलायंस कंपनी अपना बैलेंस शीट अपना P&L बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया रिलायंस कंपनी ने डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया, उनके लिए क्या है सर, वो इंटरेस्ट, सर वो जो उन्होंने इंटरेस्ट दिया ना, वो उनके लिए क्या है सर, एक्सपेंस है। सर उनके लिए क्या है, एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस है तो अपने P&L में डेबिट साइड पे दिखा रहे होंगे टू एक्सपेंस। हाँ जी सर, जितना भी इनको इंटरेस्ट दिया वो यहाँ पे दिखा रहे होंगे। सपोज करो इन्होंने 10,000 रुपये दिए, तो 10,000 10K इन्होंने अपने एक्सपेंस साइड पे दिखाए होंगे। हाँ जी सर, तो सर जब इन्होंने P&L में अपना इंटरेस्ट दिखाया ना, तो वहाँ पे क्या होता है सर, इनसे इनकम टैक्स वाले पूछते हैं। किससे पूछते हैं सर, रिलायंस कंपनी से, कि भाई साहब ये किस चीज़ के पैसे दिखा रखे हैं। रिलायंस कंपनी कहती है ऐसा सर, हमने डिबेंचर इशू करे थे और डिबेंचर के ऊपर हमने 10,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया, तो वो दिखा रखे हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर पूछता है सर ऐसा है, आपने जो 10,000 रुपये दिखाए हैं, इसका क्या प्रूफ है, आपने पैसे दिए हैं। कहते हैं सर इसका प्रूफ क्या, हमने इन लोगों के खाते में भेजे हैं।
ठीक है, हमने इनके अकाउंट में भेजे हैं। तो जब इनके अकाउंट में भेजे, हमने कहा जी दिखाओ, इन्होंने दिखाया, तब इनको पता चलता है कि रिलायंस कंपनी ने तो 10,000 रुपये भेजे हैं, ठीक है, कंपनी ने फ्रॉड नहीं करा, इनके पास 10,000 रुपये गए हैं, लेकिन इन्होंने फ्रॉड करा, इन्होंने इस इनकम पे सरकार को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स ही नहीं दिया, इनको इनकम टैक्स ही नहीं दिया। किसको नहीं दिया? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी को है। हाँ जी सर, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इनकम कमा रहे हो तो उसके ऊपर तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना? हाँ जी सर, देना पड़ेगा। आप जब बड़े होके इनकम कमाओगे, बहुत सारे पैसे कमाओगे, तो उसके ऊपर सरकार को इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या? सॉरी, टैक्स नहीं दोगे? हाँ जी सर, देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं कमा रहा हूँ तो मेरे को भी टैक्स देना पड़ता है, बात क्लियर है? हाँ जी सर, देना पड़ता है बिल्कुल। आपके घर में सारे आपके जो पेरेंट्स हैं, जितने भी आप सारे स्टूडेंट के जो भी पेरेंट्स हैं, वहाँ पे क्या करते हैं सर, मेरे को एक बात बताओ, वो पैसे कमा रहे हैं, आपको सैलरी, जो जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रही है, उसके ऊपर टैक्स कट रहा है। जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस इनकम पे अपने टैक्स देते हैं, हमेशा देते होंगे। उनसे पूछो क्या सर, अपने पेरेंट्स से पूछो कि क्या वो टैक्स देते हैं, वो आपको बताएंगे हाँ जी सर हम टैक्स देते हैं, इतनी इनकम पे इतना टैक्स देते हैं, ठीक है ना सर। उनसे पूछो अगर हम आप टैक्स देना बंद कर दो तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? वो कहेंगे सर ऐसा होएगा, इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी या नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। क्योंकि देखो सर, ऐसा है, आपको देश के अंदर रहना है तो आपको इनकम जो आप कमाओगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं कि हर इनकम पे देना, एक लिमिट होती है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, आपने कभी कभी सुना होगा कि 2.5 लाख से ऊपर टैक्स देना है, 5 लाख से ऊपर टैक्स देना है। वो एक लिमिट होती है कि जितनी अमाउंट से लिमिट से आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो उसके ऊपर आपको सरकार को यानी कि इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को ना यहाँ पे झोलमल दिखती थी जब ये कंसेप्ट बना, इसीलिए टीडीएस कंसेप्ट बना, इसलिए मैं टीडीएस कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बेसिकली आपको भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ये कंसेप्ट बना इसीलिए कि सरकार बीच में, इसलिए इनके बीच में आई दोनों के, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, एक्सपेंस दिखाते थे, ठीक है, लेकिन ये लोग अपनी इनकम नहीं दिखाते थे, तो सरकार को यहाँ से रेवेन्यू की शॉर्टेज हो रही थी। आप लोग अभी ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिन बच्चों ने अगर अभी पढ़ रहे हो या फिर अभी आगे पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर आएगा गवर्नमेंट बजट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या होता है सर, हर साल गवर्नमेंट का बजट आता है और गवर्नमेंट एक रेवेन्यू सोर्सेज रखती है। रेवेन्यू का मतलब इनकम, मतलब देश को चलाने के रेवेन्यू भी तो चाहिए ना, पैसे भी तो चाहिए। आपको पता होगा भी कोरोना वायरस के अंदर आपको पता होगा लोगों ने विरोध करा था कि सर आपने शराब के ठेके क्यों खोल दिए, ठीक है, आपने शॉप अपना वाइन शॉप्स क्यों खोल दी? वो सर इसलिए खोली क्योंकि वहाँ से टैक्स आता है, जीएसटी बहुत सारा अपना, सॉरी जीएसटी क्या गया मैं, बहुत सारा क्या आता है सर, एक्साइज ड्यूटी आती है, ठीक है। शराब के ऊपर तो जीएसटी लगता नहीं ना, लीकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आती है, सेंट्रल टैक्स बहुत सारे लगते हैं, वैट वगैरह, तो उससे सरकार को रेवेन्यू होता है और उस रेवेन्यू से वो स्टेट्स चलाते हैं अपनी, ठीक है ना। इस वजह से सरकार को टैक्सेस की जरूरत होती है। तो ये वाले टैक्स के ऊपर क्या होता है सर, ये जो इनकम टैक्स अगर ये नहीं देंगे लोग इनकम पे तो सरकार का रेवेन्यू कम होगा, इसलिए इस बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आने से सर क्या कर लेगी, वो क्या उखाड़ लेगी? मैंने कहा जी देखो क्या करेगी वो। अब मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी इनको तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि देखो देश के अंदर बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स होंगे, डिबेंचर होल्डर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब वो कोने कोनों में पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, अब कैसे हम उनको पकड़ेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे? तो कंपनी इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाती। कंपनी किसको पकड़ती है सर, कंपनी को पकड़ती है। सर कंपनी को क्यों पकड़ रहे हो? कंपनी तो बेचारी ने, कंपनी ने बेचारों को इंटरेस्ट भी दिया और अपना इंटरेस्ट भी सही तरीके से दिखा रहा है, आप उसको पकड़ रहे हो। हाँ सर, वो इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि सरकार इनको नहीं पकड़ सकती। सरकार किसको पकड़ती है सर, इनको पकड़ती है। सर किसको पकड़ती है सर, रिलायंस कंपनी को पकड़ती है। रिलायंस कंपनी को पकड़ के क्या कर लेंगे सर, देखो अब क्या करेंगे। रिलायंस कंपनी को ये कहती है सर देखो, जब तुम उनको 10,000 रुपये दे रहे होगे ना, जब तुम उनको 10,000 रुपये दे रहे होगे तो एक काम करना, इसमें से पूरे पैसे ना देना, 10% पैसे काट लेना। सरकार क्या कहती है, तुम जब उनको 10,000 रुपये दे रहे होगे ना तो उस 10,000 रुपये में से 10% क्या कर लेना, पैसे काट लेना और उनको सिर्फ 9,000 रुपये देना। यानी कि अगर मैं 10% काट दूँ तो 1,000 रुपये कटेंगे, 10,000 रुपये में से 1,000 के कितने हो गए, 9,000, ठीक है। उनके पूरे पैसे ना देना, सिर्फ उनको 1,000 रुपये काट लेना, 10% काट लेना, उनको सिर्फ 9,000 रुपये ही देना। सर अब रिलायंस कंपनी कहेगी अगर हम 10,000 रुपये में उनके 1,000 रुपये काट लेंगे, 9,000 देंगे तो वो फिर हमारे से लड़ेंगे। कहते हैं नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? उनको कह देना कि 1,000 रुपये हमने तुम्हारे किसको जमा करा दिए, गॉडफादर यानी कि मोदी जी को। किसको जमा करा दिए, सरकार को जमा करा दिए हैं। सर वो लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब उनको ये कह दिया जाएगा ना कि तुम्हारा 10% काट लिया गया है इनकम में से, ठीक है जी, तुम्हारी 10,000 रुपये की इनकम में से 10% काट लिए गए हैं और तुम्हें 9,000 रुपये मिल रहे हैं और वो 1,000 रुपये यानी कि 10% सरकार को जमा कराए हैं, तो वो नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? अच्छा सर, अगर वो पूछेंगे किस चीज़ के काटे हैं, उनको कहना सर टीडीएस के काटे हैं।
किसके काटे हैं सर? टीडीएस के काटे हैं। सर ये टीडीएस क्या होता है? मैंने कहा जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है सर? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप में से जिन बच्चों के पेरेंट्स जॉब वगैरह करते हैं ना, उनका भी टीडीएस कटता होगा। ठीक है जी, अपने पेरेंट्स से पूछना कि उनको एक फॉर्म 16 मिलता होगा। आज ना अपने पेरेंट्स से एक बार पूछना, जिन पेरेंट्स के जॉब करते हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनको एक फॉर्म 16 मिलता है और उनको अभी मिल जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, जून जुलाई के अंदर। ठीक है, फिर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मैं भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ ना लोगों की, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी होता है और उस फॉर्म 16 के अंदर ना उनका टीडीएस जितना भी साल का टैक्स कटा होगा ना, उसके अंदर शोर होता है। ठीक है, एक बार पूछना, वो भी कहेंगे सर आज कहाँ से पढ़ रहे हो, आप लोगों को इतनी नॉलेज होगी, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे बीकॉम में सीखते हैं। मैंने आपको अभी से चीज़ें सिखा दी। ठीक है, तो एक बार उनका फॉर्म 16 पूछना कि आपको फॉर्म 16 मिला होगा। ये उन पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं। ठीक है, बिजनेस वालों के लिए फॉर्म नहीं होता, ये सिर्फ उनके लिए होता है जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, चलो, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसका नाम है। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट पे था, सरकार कहेगी सर टीडीएस काटना है। हाँ जी सर, तो आप मेरे को एक बात बताओ, मोदी जी के पास क्या करना पड़ेगा? 1000 रुपये में टीडीएस जमा करा देंगे। यानी कि कंपनी क्या करेगी? मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपनी ये काम करेगी। कंपनी क्या करेगी सर? जिस दिन इंटरेस्ट काटना है, कंपनी ने तो 10,000 रुपये देने हैं, लेकिन 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना है, लेकिन उसमें से 9,000 रुपये किसको देने हैं सर? डिबेंचर होल्डर को। और जो 10% था, यानी कि इनको 90% दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि सरकार ने कहा था। और 1,000 किसको दे देंगे सर? मोदी जी। मोदी जी का मतलब गवर्नमेंट को दे देंगे 10%। किस नाम से देंगे सर? टीडीएस के नाम से देंगे। ठीक है जी सर, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, आपको ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ। देखो सर, सरकार बहुत तेज है, कंपनी सरकार ने यहाँ पे अपना फ़ायदा बना लिया। अब देखो मैं कैसे, मैं शीट यहीं पे रख रहा हूँ। देखो अब ये जो 10,000 रुपये थे, मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूँ। इस 10,000 रुपये में से 9,000 रुपये किसके पास चले गए सर? डिबेंचर होल्डर के पास चले गए, 90%। ठीक है, और 1,000 रुपये किसके पास चले गए सर? गवर्नमेंट के पास, 10%। ठीक है, अब जितने ये पर्सन थे ना, जहाँ जहाँ ये छुपे हुए थे, अब इसको गवर्नमेंट ट्रेस कर सकती है। कैसे ट्रेस कर सकती है? मेरी बात सुनो। जिस पर्सन के ये पैसे काटे होंगे ना, जिस पर्सन के काटे होंगे पैसे, उसका पैन नंबर जरूर दिया होगा कंपनी ने, क्योंकि अदरवाइज कंपनी बिना पैन नंबर के नहीं काट सकती है पैसे। ठीक है, अब ये पैन नंबर के ऊपर 1000 जिसके पैसे काटे हैं, पैन नंबर, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास पैन नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप में से किसी बच्चे का बना होगा तो उनको पता होगा पैन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो पैन नंबर के ऊपर उन्होंने क्या काटा होगा सर? टैक्स काटा होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार पैन नंबर दिखा भी देता हूँ। पैन नंबर होता क्या है, मैं अपना ही दिखा देता हूँ। वेट, लेट्स सी, दिस इज़ अ पैन नंबर। ठीक है, ये पैन नंबर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये पैन नंबर होता है। इस पैन नंबर के बेसिस पे हम क्या करते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब देखो, इन्होंने 1,000 रुपये उस पर्सन का, डिबेंचर होल्डर का 1,000 रुपये काट लिया। ठीक है, अब कंपनी क्या करती थी? कंपनी ने इन डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट जो काटा, ठीक है, 1,000 रुपये अपने पास नहीं रखा, किसको दे दिया सर? गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट ने इनकी इनकम, ये जहाँ पे छुपे हुए थे, इनकी इनकम को ट्रेस कर लेगी। कैसे ट्रेस करेगी बताओ? आप मेरे को एक बात बताओ,